हेलो आप सभी को। और आज मैं आपके आगे लेकर आया हूँ एक किताब जिसका नाम है गुनाहों का देवता बाय धर्मवीर भारती। बहुत ही प्रसिद्ध किताब और मैं पढ़ने वाला हूँ इसे, जिसका मेरा पहला भाग 3 भाग में ही डिवाइडेड है। पहला भाग बहुत बड़ा है, 140 कुछ 100-150 पेज का है। बाकी दोनों भाग छोटे हैं, तो हमें पता नहीं ज़्यादा बड़े वीडियो होंगे नहीं। आधे घंटे के अंदर जितने पेजेस पढ़ पाऊँगा मैं आपको पेज नंबर बता दूँगा, और आधे घंटे के अंदर हम वीडियो रैप अप कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला भाग। अगर पुराने ज़माने की नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता ज़रूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बांधे नियम नहीं, कहीं कोई कसाब नहीं, हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता है। बनारस की गलियों में से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से चौड़ी सड़कें, यॉर्कशायर और ब्रिटेन की उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइन्स और दलदलों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कहीं कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलयजी, दोपहर अंगारी तो शामें रेशमी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले, और उसर और परती की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग के नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार हैं, जिसके सृजन में हर रंग की डोरें हैं। इस पैराग्राफ में हमें प्रयागराज को बहुत ही प्यारे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, और आगे भी शायद किया गया है, तो हम देखते हैं। और चाहे जो, मगर इधर कुआर, कार्तिक तथा उधर वसंत के बाद और होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नेस्टर्शियम और पैंजी के फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत और आम के बौरों की खुशबू से भी ज़्यादा महकदार होता है। सिविल लाइन्स हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या फिर खुशरू बाग, लगता है कि हवा एक नटखट दोशीजा की तरह कलियों के आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते तो आप ज़रा एक ओवरकोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाएं तो इन खुली हुई जगहों की फ़िज़ा इठला कर आपको अपने जादू में बांध लेगी। ख़ास तौर से पौ फटने के पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। वसंत के नए नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहली बाल सूर्य की अंगुलियां सुबह की राजकुमारी के गुलाबी वक्ष पर बिखरे हुए बहराले घेशुओं और को धीरे धीरे हटाती जाती है, और क्षितिज पर सुनहली तरुणाई बिखर पड़ती है। आपको अगर समझ आ रहा तो होगा, कुछ बातें मुझे भी समझ आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, लेकिन इतना मेरे को समझ आया इन दोनों पैराग्राफ से कि एक शहर इलाहाबाद या प्रयागराज जिसे हम कहते हैं, उसे बहुत ही प्यारे ढंग से ऑथर जो है हमारे धर्मवीर भारती जी, उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। जो इलाहाबाद का होगा या प्रयागराज का होगा तो वो इसको बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पा रहा होगा। अब हमें शायद कहानी के ओर लिया जा रहा है। एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी, और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ वह सुबह से भी ज़्यादा मासूम युवक प्रभाती कहकर फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमी के किनारे किनारे घूम रहा था। कत्थई स्वीटपी के रंग का पश्मीने का लंबा कोट, जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और दूसरे कॉलर में सरों की एक पत्ती बटन होल में लगी हुई थी। सफ़ेद मक्खन जीन की पतली पैंट और पैरों में सफ़ेद जरी की पेशावरी सैंडलें, भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रूखी भूरी लट। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया था, और रह रह कर वह उसे सूंघ लेता था। पूरब के आसमान की गुलाबी पंखुड़ियाँ बिखरने लगी थीं, और सुनहले पराग की एक बौछार सुबह के ताज़े फूलों पर बिछ रही थी। अरे सुबह हो गई, उसने चौंक कर कहा और पास की एक बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? अरे अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। वह फिर संतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियाँ नोच कर नीचे फेंकने लगा। ज़मीन पर बिछने वाली सोने की चादर की परतों पर परतें बिछाती जा रही थी, और पेड़ों की छायाओं का रंग गहराने लगा था। उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियों बिखरी थी,
पत्तियां बिखरी थी और अब उसके पास सिर्फ एक फूल बाकी रह गया था। हल्के फालसाई रंग के उस फूल पर गहरे बैंगनी डोरे थे, बैंगनी डोरे थे। सॉरी, मुझसे गलती हो रही है, मेरा भी बहुत क्लियर नहीं है हिंदी। हेलो कपूर, सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहाँ क्या झक मार रहे हो सुबह सुबह? मतलब जो अपना मेन प्रोटोगेनिस्ट है, जिसको डिस्क्राइब किया अभी, उसका नाम कपूर है कोई, है ना। और कोई आता है जिसको कहता है हेलो कपूर, यहाँ क्या सुबह सुबह झक मार रहे हो? उसने मुड़कर पीछे देखा। आओ ठाकुर साहब। ठाकुर साहब है। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्यों, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी चाट डाली? अब इसे तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो। अरे हाँ हाँ, शरीफ लोगों के लिए भी छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना, वह इसकी मेंबर बनना चाहती थी, तो मुझे आना पड़ा। उसी का इंतज़ार भी कर रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है, नहीं गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में। और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो? नहीं नहीं, इकोनॉमिक्स में। बहुत अच्छे, तो उनकी लड़की को सदस्य बनवाने आए हो? कुछ अजब स्वर में ठाकुर ने कहा, मतलब ऐसे छेड़ने वाले टोन में कह रहे हैं ठाकुर कपूर को। छी, कपूर ने हंसते हुए कहा, कुछ अपने को बचाते हुए कहा। यार तुम जानते हो कि मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग में हूँ, उन्हीं के सहारे हूँ, और आजकल तो उन्हीं के यहाँ पढ़ता लिखता भी हूँ। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनका सा भला आदमी मिलना मुश्किल है, तुम सफाई व्यर्थ दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से थे जो बराए नाम विद्यार्थी होते हैं, और कब तक वे यूनिवर्सिटी को शोभित करते रहेंगे इसका कोई निश्चय नहीं। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे और घर के ताल्लुक के दार, हंसमुख, फप्तियाँ कसने में मज़ा लेने वाले, हाँ मतलब मजाक मस्ती करने वाले इंसान थे, मगर दिल के साफ, निगाह के सच्चे। बोले, एक बात तो मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं। नहीं, उनसे अलग ही होकर आया हूँ। समझ लो कि इनके किसी ना किसी बहाने मदद की है। अच्छा आओ, तब तक लोटस पॉन्ड, कमल सरोवर तक ही घूम ले, फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दोनों उठकर एक कृत्रिम कमल सरोवर की ओर चल दिए, जो पास ही में बना हुआ था। सीढ़ियाँ चढ़कर ही उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे बैठे कमलों की ओर एकटक देखते हुए ध्यान में तल्लीन है। छिपकली से दुबले पतले बालों की एक लट माथे पर झूमती हुई। कोई प्रेमी है या कोई फिलासफर है? देखा ठाकुर। नहीं यार, दोनों से निकृष्ट कोटि के जीव हैं। ये कवि हैं, मैं इन्हें जानता हूँ। ये रविंद्र बिसरिया है, MA में पढ़ता है। आओ मिलाएं तुम्हें। ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका छोड़कर पीछे से चुपके से जाकर उसकी गर्दन गुदगुदाई। बिसरिया चौंक उठा, पीछे मुड़कर देखा और बिगड़ गया। यह क्या बदतमीज़ी है ठाकुर साहब? मैं कितने गंभीर विचारों में डूबा हुआ था। और सहसा बड़े विचित्र स्वर में आंखें बंद कर बिसरिया बोला, आह, कैसा मनोरम प्रभाव है। मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही है। कपूर बिसरिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कुराया और इशारे में बोला, है यार सकल की चीज़, छेड़ो जरा। मतलब मस्ती मजाक चल रहा है इनका अलग ही। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोले, माफ़ करना भाई बिसरिया, बात यह है कि हम लोग कवि तो हैं नहीं, इसलिए समझ नहीं पाते। क्या सोच रहे थे तुम? बिसरिया ने आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या होता है, क्यों होता है, कविता क्यों लिखी जाती है, फिर कविता के संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास या कहानी संग्रह। बात तो गंभीर है, कपूर बोला। जहाँ तक मैंने समझा और पढ़ा है, प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, जो मौसम बदलने के दिनों में होती है। मसलन क्वार, कार्तिक या फाल्गुन, चैत। उसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है, और कविता एक तरह का सन्निपात होता है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं मिस्टर बिसरिया, सिबरिया, हाँ वो बोलता है, मेरा मतलब आप समझ रहे हैं मिस्टर सिबरिया। अरे सिबरिया नहीं, बिसरिया, ठाकुर साहब ने टोका।
बिसरिया ने कुछ उजलत, कुछ परेशानी और कुछ गुस्से में उनकी ओर देखा और बोला, क्षमा कीजिएगा, आप या तो फ्रायडवादी हैं या प्रगतिवादी, और आपके विचार सर्वत्र विदेशी हैं। मैं इस तरह के विचारों से घृणा करता हूँ। कपूर कुछ जवाब देने की ही वाला था कि ठाकुर साहब बोले, अरे भाई, बेकार उलझ गए तुम लोग। पहले परिचय तो कर लो आपस में। यह है श्री चंद्र कुमार कपूर। अपना जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम अभी मेंशन किया है, चंद्र कुमार कपूर। विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं। और आप हैं श्री रविंद्र बिसरिया। वो जो कवि हैं उनका नाम है श्री रविंद्र बिसरिया, और ये जो भेंट करवाने वाले हैं वो ठाकुर साहब। इस वर्ष एमए में बैठ रहे हैं। बहुत अच्छे कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाया और फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब, आपको दुनिया में और कोई काम नहीं रहा जो आप कविता करते हैं? बिसरिया ने ठाकुर साहब की ओर देखकर बोला, ठाकुर साहब, यह मेरा अपमान है। मैं इस तरह के सवालों का आदी नहीं हूँ। और उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो बैठो। ठाकुर साहब ने हाथ खींचकर बिठा लिया। देखो कपूर, का मतलब तुम समझते नहीं। उसका कहना यह है कि तुमने इतनी प्रतिभा है कि लोग तुम्हारी प्रतिभा का आदर करना नहीं जानते। इसीलिए उन्होंने सहानुभूति में तुमसे कहा कि तुम और कोई काम क्यों नहीं करते, वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत शौकीन हैं, मुझसे बराबर तारीफ़ करते हैं। बिसरिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिएगा, मैंने गलत समझा। अब मेरा कविता संग्रह छप रहा है और मैं आपको अवश्य भेंट करूंगा। और फिर बिसरिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, अब लोग मेरी कविताओं की इतनी मांग करते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। अभी कल त्रिवेणी के संपादक मिले, कहने लगे अपना चित्र दे दो। मैंने कहा कि कोई चित्र नहीं है तो पीछे पड़ गए। आखिरकार मैंने आइडेंटिटी कार्ड उठाकर दे दिया। वाह, कपूर बोला, मान गए आपको हम। तो आप राष्ट्र कविताएं लिखते हैं या प्रेम की? जब जैसा अवसर हो, ठाकुर साहब ने जड़ दिया। वैसे तो यह वार फ्रंट का कवि सम्मेलन, शराबबंदी कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन, शादी ब्याह का कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन का कवि सम्मेलन, सभी जगह बुलाए जाते हैं। बड़ा यश है इनका। बिसरिया ने प्रशंसा से मुग्ध होकर देखा, मगर फिर एक गर्व का भाव मुंह पर लाकर गंभीर हो गया। कपूर थोड़ी ही देर चुप रहा, फिर बोला, तो कुछ हम लोगों को भी सुनाइए ना। अभी तो मूड नहीं है, बिसरिया बोला। ठाकुर साहब बिसरिया को पिछले 5 सालों से जानते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि बिसरिया किस समय और कैसे कविता सुनाता है। अतः बोले, ऐसे नहीं कपूर, आज शाम को आओ, ज़रा गंगा जी चलें, कुछ बोटिंग रहे और कुछ खाना पीना रहे तो कविता भी सुनना। कपूर को बोटिंग का बेहद शौक था। फ़ौरन राज़ी हो गया और शाम का विस्तृत कार्यक्रम बन गया। मस्त कार्यक्रम बन गया इनका शाम का। इतने में एक कार उधर से लाइब्रेरी की ओर गुजरी। कपूर ने देखा और बोला, अच्छा ठाकुर साहब, मुझे तो इजाज़त दीजिए, अब चलूँ लाइब्रेरी में। वो लोग आ गए। आप कहाँ चल रहे हैं? मैं ज़रा जिमखाने की ओर जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तो शाम को पक्की रही? बिल्कुल पक्की, कपूर बोला और चल दिया। लाइब्रेरी के पोर्टिको में कार रुकी और उसके अंदर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी। क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? तुम्हें ही देख रही हूँ चंदर। और वह उतर गई। दुबली पतली, नाटी सी, साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं, केवल सुंदर, लेकिन बातचीत में बहुत दुलारी। मतलब जो अपनी प्रोटोगनिस्ट के ऑपोजिट जो कैरेक्टर है उसका नाम है सुधा। चलो अंदर चलते, चंदर ने कहा। वह आगे बढ़ी, फिर ठिठक गई और बोली, चंदर, एक आदमी को 4 किताबें मिलती हैं। हाँ, क्यों? तो उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करना, बस। ज़्यादा का हम क्या करेंगे? नहीं, चंदर हंसा, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, खुद क्यों नहीं बनती मेंबर? नहीं, हमें शर्म लगती है, तुम बन जाओ मेंबर हमारी जगह पर। पगली कहीं की। चंदर ने उसका कंधा पकड़ा, आगे ले चलते हुए कहा, वारे शर्म, अभी कल ब्याह होगा तो कहना हमारी जगह तुम बैठ जाओ। चंदर, कॉलेज में पहुंच गई लड़की, अभी शर्म नहीं छूटी उसकी, चल अंदर। और वह हिचकती, ठिठकती, झेपती और मुड़ मुड़कर चंदर की ओर रूठी।
हुई निगाहों से देखती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सुधा 4 किताबें लादे हुए निकली। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लूँ, तो बाँस की पतली टहनी की तरह लहरा कर बोली, सदस्य मैं हूँ, तुम्हें क्यों दूँ किताबें? और जाकर कार के अंदर किताबें पटक दी। फिर बोली, आओ बैठो चंदर, मैं अब घर जाऊँगा। उन्हें यह देखो। और उसने भीतर के कागज़ों का एक बंडल निकाला और बोली, देखो यह पापा ने तुम्हारे लिए दिया है। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है ना, वही पढ़ने के लिए वह निबंध लिखा है उन्होंने। शाम तक यह टाइप हो जाना चाहिए। जहाँ संख्याएं हैं वहाँ खुद आपको बैठकर बोलना होगा। और पापा सुबह ही कहीं गए हैं, समझे जनाब? उसने बिल्कुल अल्हड़ बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर शोक शरों में कहा। मतलब सुधा एक काम दे रही है कपूर को, जो उसके पिताजी मतलब डॉक्टर शुक्ला ने दिया है। कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलेख, इन्हें इतने पृष्ठ शाम तक कौन टाइप कर देगा? इसका भी इंतज़ाम है। और अपने ब्लाउज़ में से एक पत्र निकालकर चंदर के हाथ में देती हुई बोली, यह कोई पापा की पुरानी ईसाई छात्रा है, टाइपिस्ट, इसके घर में तुम्हें पहुंचाए देती हूँ। मुखर्जी रोड पर रहती है यह, उसकी यहाँ टाइप करवा लेना और यह खत उसे दे देना। लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी। समझ गए, अब तुम सोच रहे होगे कि इसी बहाने सुधा तुम्हें चाय भी पिला देगी। सो मेरा काम नहीं है जो मैं चाय पिलाऊं, पापा का काम है यह। चलो आओ। चंदर जाकर भीतर बैठ गया और किताबें उठाकर देखने लगा। अरे, चारों कविता की किताबें उठा लाई। समझ में आएगी तुम्हारे? क्यों सुधा? नहीं, चिढ़ाते हुए सुधा बोली, तुम कहो तुम्हें समझा दें? इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले क्या जाने साहित्य। अरे मुखर्जी रोड पर ले चलो ड्राइवर, चंदर बोला। इधर कहाँ चल रहे हो? नहीं, पहले घर चलो, सुधा बोली। चाय पी लो तब जाना। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगा, चंदर बोला। चाय नहीं पीऊँगा? वाह वाह। सुधा की हंसी में दुधिया बचपन छलक रहा उठा। मुँह तो सूख कर गोभी हो रहा है, चाय नहीं पिएंगे। बड़ी मस्त बातचीत है भाई दोनों की। बंगला आया तो सुधा ने महाराजीन से चाय बनाने के लिए कहा और चंदर को स्टडी रूम में बिठाकर प्याले निकालने के लिए चल दी। वैसे तो यह घर, यह परिवार चंद्र कपूर को अपना हो चुका था। जब से वह अपनी माँ से झगड़कर प्रयाग भाग आया था पढ़ने के लिए, यहाँ आकर बीए में भर्ती हुआ और कम खर्च के ख्याल से चौक में एक कमरा लेकर रहता था। तभी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टीचर थे और उसकी परिस्थितियों से अवगत थे। चंदर की अंग्रेज़ी बहुत ही अच्छी थी और डॉक्टर शुक्ला उससे अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भिजवाते थे। उन्होंने कई पत्रों के आर्थिक स्तंभ का काम चंदर को दिलवा दिया था और उसके बाद चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला का स्थान अपने संरक्षक और पिता से भी ज़्यादा हो गया था। चंदर शर्मीला लड़का था, बेहद शर्मीला। कभी उसने यूनिवर्सिटी के वजीफ़े के लिए भी कोशिश न की थी। लेकिन जब बीए में वह सारी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया, तब स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का वैतनिक संपादक बना दिया। एमए में भी वह सर्वप्रथम आया और उसके बाद उसने रिसर्च ले ली। उसके बाद डॉक्टर शुक्ला यूनिवर्सिटी से होकर ब्यूरो में चले गए। अगर सच पूछा जाए तो उसके सारे कैरियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ला को जाता है। उन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसको अपने लड़के से बढ़कर माना। अपनी सारी मदद के बावजूद डॉक्टर शुक्ला ने उससे इतना अपनापन बनाए रखा कि कैसे धीरे धीरे चंदर सारी गैरियत खो बैठा, यह उसे खुद नहीं मालूम। यह बंगला, इसके कमरे, इसके लॉन, इसकी किताबें, इसके निवासी, सभी कुछ जैसा उसके अपने थे और सभी का उससे जाने कितने जन्मों का संबंध था। मतलब चंदर का जो डॉक्टर शुक्ला के साथ हिस्ट्री रहा है उसे इस पैराग्राफ में समझाया है हमें। और यह नन्ही दुबली पतली रंगीन
चंद्र किरण सी सुधा। जब आज से वर्षों पहले यह 7वीं पास करके अपनी बुआ के पास से यहाँ आई थी, तब से लेकर आज तक कैसे वह भी चंदर की अपनी होती गई थी, इसे चंदर खुद नहीं जानता था। जब वह आई थी तब वह बहुत शर्मीली थी, बहुत भोली थी। 8वीं में पढ़ने के बावजूद वह खाना खाते वक्त रोती थी, मचलती थी तो अपनी कॉपी फाड़ डालती थी, और जब तक डॉक्टर साहब उसे गोदी में बिठाकर नहीं मनाते थे वह स्कूल नहीं जाती थी। 3 बरस की अवस्था में ही उसकी माँ चल बसी थी, और 10 साल तक वह अपनी बुआ के पास एक गांव में रहती थी। अब 13 वर्ष की होने पर गांव वालों ने उसकी शादी पर जोर देना, और शादी न होने पर गांव की औरतों ने हाथ नचाना और मुंह मटकाना शुरू कर दिया था। तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर 8वीं में भर्ती करा दिया। जब वह आई थी तो आधी जंगली थी। तरकारी में घी कम होने पर वह महराजीन का चौका झूठा कर देती थी, और रात में फूल तोड़कर न लाने पर अक्सर उसने माली को दांत भी काट खाया था। मतलब पूरी अजीब ही थी। चंदर से ज़रूर वह बेहद डरती थी, पर न जाने क्यों चंदर भी उससे नहीं बोलता था। लेकिन जब 2 साल तक उसके यह उपद्रव जारी रहे और अक्सर डॉक्टर साहब गुस्से के मारे उसे न साथ खिलाते थे और न उससे बोलते थे, तो वह रो रो कर और सिर पटक पटक कर अपनी जान आधी कर देती थी। तब अक्सर चंदर ने पिता और पुत्री का समझौता कराया था, अक्सर सुधा को डांटा था, समझाया था, और सुधा घर घर से अल्हड़ पुरवाई और विद्रोही झोंके की तरह तोड़फोड़ मचाती रहने वाली सुधा चंदर की आंख के इशारे पर सुबह की नसीम की तरह शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसने चंदर के इशारे का यह मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया था, यह उसे खुद नहीं मालूम था, और यह सभी कुछ इतने स्वाभाविक ढंग से, इतना अपने आप होता गया कि दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया से वाकिफ नहीं रहा। कोई भी इसके प्रति जागरूक न था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। और मज़ा तो यह था कि चंदर की शक्ल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतनी ढीठ हो गई थी कि उसका सारा विद्रोह, सारी झंझलाहट, मिजाज की सारी तेज़ी, सारा तीखापन और सारा लड़ाई झगड़ा सभी की तरफ से हटकर चंदर की ओर केंद्रित हो गया था। वह विद्रोहीन अब शांत हो गई थी, इतनी शांत, इतनी सुशील, इतनी विनम्र, इतनी मिष्टाभाषिणी, मतलब मीठा बोलने वाली, कि सभी को देखकर ताज्जुब होता था। लेकिन चंदर को देखकर जैसे उसका बचपन फिर लौट आता था, और जब तक वह चंदर को खिंचा कर छेड़ कर लड़ नहीं लेती थी उसे चैन नहीं पड़ता था। अक्सर दोनों में अनबोला रहता था, लेकिन जब 2 दिन तक दोनों मुंह फुलाए रहते थे और डॉक्टर साहब के लौटने पर सुधा उत्साह से उनको ब्यूरो का हाल नहीं पूछती थी और खाते वक्त दुलार नहीं दिखाती थी, तो डॉक्टर साहब फ़ौरन पूछते थे, क्या चंदर से लड़ाई हो गई क्या? फिर वह मुंह फुलाकर शिकायत करती थी, और कि शिकायतों भी क्या क्या होती थी। चंदर ने उसी की हेड मिस्ट्रेस का नाम एलिफेंटा, श्रीमती हथीनी रखा था, या चंदर ने उसको डिबेट के भाषण के पॉइंट नहीं बताए, या चंदर कहता है कि सुधा की सखियां कोयला बेचती है, या जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि वह चंदर को डांट देंगे तो वह खुशी से फूल उठती और चंदर के आने पर आंखें नचाती हुई चिढ़ाती थी, क्यों, कैसी डांट पड़ी? वैसे सुधा अपने घर की पुरखीन थी। किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है, बाज़ार में चीज़ों का क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितने सोसाइटियों के मेंबर है, चंदर के इकोनॉमिक्स के कोर्स में क्या है, यह सभी मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वह थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी, और मातृत्व का अंश तो उसमें इतना था कि हर नौकर और नौकरानी उससे अपना सुख दुख कह देते थे। मातृत्व मतलब माता टाइप। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा कामकाज करते हुए उसका स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ गया था, और अपनी उम्र के हिसाब से कुछ अधिक शांत, संयम, गंभीर और बुजुर्ग थी। मगर अपने पापा और चंदर, इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इठलाने लगता था। दोनों के सामने इसका हृदय उन्मुख था,
और स्नेह बाधाहीन। लेकिन हाँ, एक बात थी, उसे जितना स्नेह और स्नेह भरी फटकारों और स्वास्थ्य के प्रति चिंता अपने पापा से मिलती थी, वह सब बड़े निस्वार्थ भाव से वह चंदर को दे डालती थी। खाने पीने का जितनी परवाह उसके पापा इसकी किया करते थे, न खाने पर या कम खाने पर उसे जितना दुलार से फटकारते थे, उतना ही ख्याल वह चंदर का रखती थी। और स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसे पापा से मिलते थे, और उसे और भी स्नेह में पाग कर वह चंदर को दे डालती थी। चंदर के बजे खाना खाता है, मतलब चंदर कितना बजे खाना खाता है, यहाँ से जाकर घर पर कितनी देर पड़ता है, रात को सोते वक्त दूध पीता है या नहीं पीता है, इन सब का लेखा जोखा उसे सुधा को देना पड़ता। और जब कभी उसके खाने पीने में कोई कमी रह जाती तो उसे सुधा की डांट खानी पड़ती। पापा के लिए सुधा अभी बच्ची थी, और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंदर अभी बच्चा था। और कभी कभी तो सुधा की स्वास्थ्य चिंतित इतनी ज़्यादा हो जाती कि चंदर बेचारा जो खुद तंदुरुस्त था घबरा उठता था। एक बार सुधा ने कमाल कर दिया। उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसे लड़कियों का एक टॉनिक पीने के लिए बताया। इम्तिहान में जब चंदर कुछ दुबला सा हो गया था तो सुधा अपनी बची हुई दवा ले आई और लगी चंदर से जिद करने, पियो इसे। जब चंदर ने उसी अखबार में इसका विज्ञापन दिखाकर बताया कि लड़कियों के लिए है, तब कहीं जाकर उसकी जान बची। इसीलिए जब आज सुधा ने चाय के लिए कहा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि जब कभी सुधा चाय बनाती थी तो प्याले के मुंह तक दूध भरकर उसमें 2-3 चम्मच चाय का पानी डाल देती थी, और अगर उसने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय की मांग की तो उसे खाली दूध पीना पड़ता था, और चाय के साथ फल और मेवा और खुदा जाने क्या क्या। और उसके बाद सुधा का इसरार, न खाने पर सुधा का गुस्सा, और उसके बाद की लंबी चौड़ी मनुहार, इस सब से चंदर बहुत घबराता था। लेकिन जब सुधा उसे स्टडी रूम में बिठाकर जल्दी से चाय बना लाई तो उसे मजबूर होना पड़ा, और बैठे बैठे निहायत बेबसी से उसने देखा कि सुधा ने प्याले में दूध डाला और उसके बाद थोड़ी सी चाय डाल दी। उसके बाद अपने प्याले में चाय डालकर और 2 चम्मच दूध डालकर आप ठाट से पीने लगा, और बेतकल्लुफ़ी से दूधिया चाय का प्याला चंदर के सामने खिसकाकर बोली, पीजिए, नाश्ता आ रहा है। अभी हम 17वें पेज तक पहुँचे हैं। इसके 18 पेज से हम कल चालू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। मैं भी हिंदी साहित्य का बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं हूँ। शुरुआत ही की है तो कुछ शब्दों में मैं भी अटक रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। और अभी तक जो भी हमने समझा, बहुत ही प्यारी तरीके से हमें चंदर और सुधा के रिश्ते के बारे में, चंदर और डॉक्टर शुक्ला के रिश्ते के बारे में, ठाकुर चंदर और जो अपने कवि जी थे उनका जो भी बातचीत था, बहुत ही डिटेल्ड में और बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। हम सब डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं और अपनी मन में एक चित्र, एक फिल्म चल रही है पैरेलल में। तो यही एक उपन्यास या एक नोवेल पढ़ने का फ़ायदा और मज़ा है। तो 18वें पेज से हम कल कंटिन्यू करते हैं।